आप सभी को मेरा जय हिंद। आज हम पुनः व्याकरण के पाठ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके पहले आप लोगों ने व्याकरण के आधार पर मेरी कुछ प्रस्तुतियाँ, कुछ वीडियोस देखे होंगे, जिसमें व्याकरण जो हम सबके छोटी कक्षाओं से लेके बड़ी कक्षाओं तक, यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हमने जानी हैं। रस, अलंकार और बिंब जैसे काव्य सौंदर्य के तत्व के साथ साथ ही हमने पीछे वीडियो डाला था जिसे शायद आपने ज़रूर देखा होगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो हिंदी शब्दों का जो खजाना पाया जाता है, जिसे शब्द संपदा भी कहते हैं, तो ये शब्द संपदाएं कहाँ से आती हैं, उत्पत्ति के आधार पर अर्थात कहाँ से आती हैं, जिसे हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी के रूप में जाना और समझा। उसी प्रकार ये अगली कड़ी में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो तो उनका उद्गम हो गया। उसके बाद जो शब्दों की रचना होती है, उनके अर्थ जो हमें प्राप्त होते हैं, वो किन किन आधारों पर हम इनका अर्थ स्फुटित होता है, हमें मिलता है, हम तक पहुंचता है, रचना के आधार पर ये बातें तय होती हैं। तो इस आधार पर, रचना या निर्माण के आधार पर शब्द भेद व्याकरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रचना के आधार पर या उनके बनाने के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं, जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये शब्दों को या इनके नाम को सुनकर हमें बहुत ज़्यादा ये ऐसी कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं, किसी बहुत ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है कि बहुत बार कि ये तो कौन से शब्द है, ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है। ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। ये सारे वही शब्द हैं जो हम रोज़ाना प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, हिंदी के अध्ययन में, हम जिन्हें प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये हमारी जान पहचान के ही वही शब्द हैं, बस इनका परिचय करने का तरीका थोड़ा सा हमारा बदल गया है। हम उसे व्याकरण के आधार पर जानेंगे कि जैसे कोई चीज़ हम जानते बहुत अच्छे से, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल दिया जाए, उसका जो परिचय देने का तरीका बदल जाए, तो हमारे लिए नई हो जाती है। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे है। तो देखते हैं हम कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहले ये शब्द हैं क्या? रूढ़ शब्द सबसे पहले इसमें आता है रूढ़। ये रूढ़ क्या है? रूढ़ का बच्चों जो बोलचाल की भाषा में हम अर्थ कह सकते हैं, या बिल्कुल सहज सरल बोलचाल की हिंदी में, तो रूढ़ का अर्थ होता है निश्चित, फिक्स्ड, कि जो चीज़ें निश्चित हो, जिन शब्दों के अर्थ निश्चित हों, वो रूढ़ होते हैं और उनके खंड भी नहीं किए जाते, उन्हें तोड़ा नहीं, सार्थक खंडों में नहीं। खंड का मतलब तोड़ तो सकते हैं आप। जब हम अपने शुरुआती कक्षाओं में, 6ठी में पढ़ा होगा संस्कृत में, जो हम शब्दों को अलग करते हैं, शब्द संयोजन और उनको अलग अलग करना जो हम सीखते हैं, तो वो तो हम तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, कि ऐसे शब्दों को 2 सार्थक भागों में हम बांट नहीं सकते। स्वर और व्यंजन के आधार पर तो उन्हें अलग किया ही जा सकता है, लेकिन शब्दों को सार्थक आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है, इनके 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं और इनका अर्थ भी निश्चित होता है। हिंदी भाषा के मूल शब्द ये रूढ़ ही हैं, जिन्हें हम मूल रूप कहते हैं, बेसिक फॉर्म, मूल रूप, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जिनका अर्थ भी निश्चित है, जिनके साथ हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई मर्जी नहीं चला सकते अपनी, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, जो है वही अर्थ इनका निकलता है, इन्हें रूढ़ कहते हैं, कि जैसे फिक्स्ड है।
कि कोई चीज़ आपने निश्चित कर ली कि ये ऐसे है तो ऐसे ही है, कुछ ऐसा ही। अर्थ से आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण इसके दिए गए हैं, आम, गीता, पुस्तक, नदी आदि शब्द। ये सारे जो शब्द हैं, आम है, गीता नाम है, पुस्तक, नदी, ये सारे शब्द रूढ़ हैं। यानी इनको ऊपर दी गई परिभाषा से हम इन्हें मैच करेंगे कि इन्हें सार्थक खंडों में बांटा नहीं जा सकता। आम के 2 टुकड़े आप कर दीजिए, आ कर दीजिए, म कर दीजिए, दोनों का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थक नहीं होगा। गीता, गी कर दीजिए, ता कर दीजिए, तो उनका कोई सार्थक रूप हमें प्राप्त नहीं होता। पुस्तक, पुह कर दीजिए, त कर दीजिए, तक कर दीजिए, नहीं, ज़बरदस्ती तोड़ना हुआ, पर उनका कोई नियमानुसार कोई उनका खंड नहीं होता है और इनका अर्थ भी निश्चित है। नदी का मतलब नदी ही है। नदी कहने से हमारे मन में और कोई भाव नहीं आता। पुस्तक कहने से हमारे मन में पुस्तक का ही भाव आता। वो पुस्तक कुछ भी हो सकती है। आप कहेंगे कि पुस्तक कहने से हर एक अपनी अपनी मनपसंद पुस्तक के बारे में सोच सकता है, वो अलग चीज़ है, पर होगी वो पुस्तक ही। पुस्तक कहने के बाद आपके मन में हवाई जहाज़ का विचार नहीं आएगा, पुस्तक का ही विचार आएगा। पुस्तक कुछ भी हो सकती है। गीता कहने पे एक नाम है, वो गीता आपके परिचित में कोई होगा तो आपको उसका ध्यान आएगा। हम थोड़े से धार्मिक रूप की तरफ मुड़ेंगे तो भगवत गीता की बात हमारे मन में भी आ सकती है। सिर्फ एक नाम भी आ सकता है कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका अपना रूप है, इसे हम जबरदस्ती तोड़ नहीं सकते। आम का मतलब आम फल, आम फल के रूप में कह सकते हैं, निश्चित अर्थ है। हाँ, अगर इसको हम द्व्यर्थी शब्दों में ले जाएं, जैसे एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे आम का मतलब सामान्य भी होता है। हालांकि ये आम, जो हम आम जन का प्रयोग करते हैं, ये हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन हम उसे प्रयोग कर लेते हैं। तो रूढ़ का मतलब ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि रूढ़ हो गया है तो कर का शब्द, कर का 2 अर्थ होता है, टैक्स भी होता है और हाथ भी होता है। तो रूढ़ का मतलब कि निश्चित है, उसके 2 अर्थ निश्चित हैं, इसलिए हम उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो लेकिन निश्चित है कि अगर 2 निश्चित हैं कि वो 2 हैं, 3 हैं, उनका जो निश्चित है उससे अलग अर्थ हम नहीं लगाएंगे। ये होता है रूढ़ शब्द। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए भी रूढ़ हो जाता, किसी भाव, किसी व्यंग, विशेष रूप से व्यंजना के लिए। व्यंजना यानी एक शब्द शक्तियों का एक भाग है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना नामक 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। ये भी व्याकरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इस पे भी संभव हुआ तो मैं आगे आप लोगों को कुछ सकारात्मक परिणाम, इसके एक वीडियो, एक इससे संबंधित कुछ ज्ञान अवश्य प्रदान करूँगी। खैर, तो ये रूढ़ शब्दों का या इन शब्दों का प्रयोग कभी कभी विशेष अर्थ में भी रूढ़ हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जैसे उल्लू पक्षी है और गधा जानवर है। उल्लू कहने पे हमारे सामने एक पक्षी का नाम आता, गधा कहने पे एक जानवर आता, और ये दोनों निश्चित हैं। लेकिन कभी कभी हम मनुष्य को भी उल्लू या गधा कह देते हैं, तो वो उल्लू और गधा का जो अर्थ है, उसकी जो व्यंजना है वो निश्चित हो गई है कि मूर्ख व्यक्ति के लिए हम ऐसा प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी ये शब्द व्यंजना के रूप में, व्यंग के रूप में भी रूढ़ हो जाते हैं कुछ शब्द, जैसे उल्लू, गधा, बैल। बहुत वैसा आलसी और बहुत उस तरह का आदमी है तो हम उसे बैल भी कह देते हैं, थोड़ा कम समझदारी दिखाता है। तो इस तरह की बातें भी हम करते हैं। तो जो पहला रचना के आधार पर शब्द भेद है वो रूढ़ शब्द है। एक पंक्ति में इसे कह सकते हैं कि ये इन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता और इनका अर्थ निश्चित होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। इसका जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक, योग धन इक, योग से, जोड़ से। योग का मतलब जोड़। योग यानी ये योगासन वाला योग नहीं, योग मतलब जोड़। संस्कृत में योग का अर्थ होता है जोड़।
तो जहाँ शब्दों को, दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया हो और फिर उनका अर्थ कुछ और हमें प्राप्त होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका निर्माण प्रत्यय एक से अधिक शब्द या शब्दांशों से मिलकर होता है और वो दोनों मिलकर कभी कभी उसी भाव को और कभी कभी मिलकर किसी तीसरे अर्थ को भी उत्पन्न कर देते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। हालांकि ज़्यादातर इनका जो अर्थ होता है, अपने जोड़ के जो दोनों शब्द होते हैं उनसे मिला जुला अर्थ ही होता है। बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम उसका तीसरा अर्थ आता है। ज़्यादातर यौगिक शब्दों में इसी में होता है। यौगिक शब्दों की रचना यहाँ पे दिया गया है कैसे कैसे होती, जैसे उपसर्ग और मूल शब्द। मूल शब्द में कोई उपसर्ग जोड़ दिया जाए और फिर उसका अर्थ प्राप्त करें, जैसे पुत्र मूल शब्द है, इसमें सु उपसर्ग जोड़ दिया गया तो सुपुत्र बन गया। तो इसका अर्थ भी पुत्र और सु दोनों से मिलता है। सु का मतलब अच्छा, सुंदर, पॉजिटिव। सुंदर मतलब चेहरे मोहरे से नहीं, बल्कि अच्छा, अच्छे व्यक्तित्व का। तो सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। दूसरी जो रचना होती है, मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ता है मूल शब्द के। तो मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर भी यौगिक बनाए जाते हैं, जैसे मित्रधनता, मित्रता। मित्र और ता, मित्र मूल शब्द में हमने ता प्रत्यय जोड़ दी तो मित्रता बन गई, एक भाववाचक संज्ञा हो गई। तो इस तरह से इसके अर्थ निकलते हैं। मूल शब्द में मूल शब्द, जब दो सार्थक शब्दों को जोड़कर उससे हम शब्द बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्या भी सार्थक शब्द है, आलय भी सार्थक शब्द है, मूल शब्द ही है। विद्या का मतलब विद्या, आलय मतलब होता है घर, लेकिन दोनों मिलके विद्यालय बनाते हैं। विद्या का घर अर्थात वो स्थान जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है, वो विद्यालय हो गया। संधि और समास के अधिकतर रूप यौगिक शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। जो हम संधि करते हैं या समास के माध्यम से या उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से, ज़्यादातर यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण आपको दिख रहे हैं। देवधन आलय, मूल शब्द और मूल शब्द मिलकर। राजकुमारी, राजाधन कुमारी, राजा की कुमारी सामासिक शब्द हो गया। सुख धन द, सुखद, आत्मज, ये प्रत्यय के साथ के शब्द हो गए। तो ये सारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। पुनः हम अगर इसे संक्षेप में कहें कि यौगिक शब्द क्या होता है, तो यौगिक शब्द वो होते हैं जब मूल शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या मूल शब्द ही जोड़कर नए शब्द का निर्माण हो तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा अक्सर ऐसे शब्दों की प्राप्ति हमें होती है, यौगिक शब्दों की। यौगिक में बस हम यौगिक की बात ध्यान रखेंगे। योग, योग मतलब जोड़, जहाँ जोड़कर शब्द बनाए जाए वो यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा आता है जिसमें पहले दोनों शब्दों का योगदान है, पहले दोनों शब्दों का रूप जिसमें हमें झलकता है, दिखाई पड़ता है। योग रूढ़, पहला वाला रूढ़ भी है और यौगिक का योग भी है। ये हमेशा अगर इन चीज़ों को याद रखेंगे तो ये तीनों हमें शब्द कभी भूलेंगे नहीं। पहला, दूसरा और दोनों को मिला के तीसरा। ये योग रूढ़ क्या है देखते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक यानी एक से अधिक शब्दों से बने तो हैं, यौगिक हैं, लेकिन वे सामान्य अर्थ न प्रकट करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो गए हैं। अर्थात जैसे इसके शब्द में, इसकी पहचान में दोनों शब्द हैं, वैसे अर्थ में भी दोनों का योगदान है। कि पहला, ये शब्द यौगिक होते हैं लेकिन रूढ़ होते हैं, निश्चित भी होते हैं। जरूरी नहीं कि यौगिक शब्दों के आधार पर ही इनका अर्थ प्राप्त किया जाए। जैसे पीछे हमने जो यौगिक शब्द देखे, जो हमने जोड़ा उससे मिलता जुलता अर्थ या भाव ही हमें मिला, लेकिन यहाँ पे जोड़ा तो जाएगा
पर इसका अर्थ रूढ़ होगा, निश्चित होगा। जो निश्चित हो चुका है उसका अर्थ वही होगा, न कि इसके जोड़ या इसके मैच के आधार पर होता है। ये योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण एक दिया गया है, नीरज, कमल। नीरधन ज, नीर शब्द में ज प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। तो नीर में जन्म लेने वाला, नीरज, नीर में जन्म लेने वाला बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नीरज शब्द किसी और के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए प्रयोग होता है। तो ये यौगिक तो हुआ नीरधन ज, लेकिन आगे चल के ये रूढ़ भी हो गया है सिर्फ कमल के लिए। तो उसी तरह से जैसे देवताओं के कुछ नाम होते हैं बहुत से, जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। कोई भी मुरली धारण कर लिया तो हम उसे मुरलीधर नहीं कहते हैं, मुरलीधर कहते ही हमारे सामने कृष्ण की छवि ही आती है। तो ये मुरलीधर शब्द रूढ़ हो गया है। इसी तरह से हिमालय, हिमधन आलय, जहाँ बहुत सारी बर्फ़ हो वो हिमालय है। लेकिन बर्फ़ कई पहाड़ों पे रहती है, लेकिन हिमालय सिर्फ एक ही है। बर्फ़ बहुत सारे पहाड़ों पे पाई जाती है, लेकिन हिमालय कहने पे हमारे सामने हिमालय, वो एकमात्र हिमालय आता है। कमरे में भी बर्फ़ भर के हम उसे हिमालय कह सकते हैं, हिम का घर, लेकिन नहीं कहते हैं। तो ये हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला के लिए रूढ़ हो गया है। दशानन, 10 मुख वाला, रावण के लिए निश्चित है। 10 मुखौटे लगा के कोई भी घूमे और कहे कि मैं दशानन मुझे कहो तो ठीक है, वो हंसी मजाक में या रामलीला में हम कह सकते हैं, लेकिन दशानन शब्द जो है वो रूढ़ हो चुका है रावण के लिए। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, मोटा पेट जिसका हो। तो मोटे पेट वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं, पर लंबोदर हम किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। इस तरह से ये सारे शब्द योग रूढ़ के उदाहरण हैं कि जो यौगिक भी हैं और जिनके अर्थ भी रूढ़ हैं, निश्चित हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास के अधिकतम उदाहरण योग रूढ़ शब्दों के ही होते हैं। कि जब हम समास के बहुत सारे भाग हमने पढ़े हैं, उसमें जैसे तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास अक्सर यौगिक शब्दों के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण अधिकतर योग रूढ़ शब्दों के अर्थ वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दशानन और लंबोदर जैसे शब्द हैं, ये शब्द उसी से संबंधित हैं। तो योग रूढ़ भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिनकी रचना यौगिक हो लेकिन जिनका अर्थ निश्चित हो, जो दोनों शब्द मिल रहे हैं उनसे हट के किसी तीसरे अर्थ के लिए निश्चित हो जाए, वो योग रूढ़ शब्द होता है। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर तो हमारे ये 3 ही शब्द हैं। इसमें एक ये छोटा सा भाग है जिस पे मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूँगी, क्योंकि ये अक्सर हमें बहुत ज़रूरी भी होता है, कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न भी होता है, हम भ्रमित भी हो जाते हैं कि कुछ शब्द ऐसे, ये भी एक तरह से रूढ़ शब्दों में ही हम इन्हें मान सकते हैं, लेकिन इनका रूढ़ शब्दीय रूप जो है थोड़ा सा भाव अलग हो गया है। इसे व्याकरण की भाषा में अर्थ विस्तार और अर्थ संकुचन कहा जाता है। अर्थ संकुचन और अर्थ विस्तार, अर्थ का छोटा हो जाना, सीमित हो जाना, और अर्थ विस्तार यानी अर्थ का फैल जाना, बड़ा हो जाना, असीमित हो जाना। इसे उदाहरण से हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे इसमें पहला दिया अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार के शब्द वो होते हैं जैसे कुछ शब्द, चूँकि हमारी जो ये भाषा चली आ रही है ये हज़ारों सालों से चली आ रही है और निश्चित रूप से भाषा में बदलाव होते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, कि हर 4 कोस पे भाषा का स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ तो हज़ारों सालों की बात जब हम कर रहे हैं तो भाषा में, शब्दों में, उनके अर्थ में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं।
तो कहीं कहीं अर्थ विस्तार और अर्थ संकुचन भी होता कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ पहले सीमित था लेकिन अब उसका अर्थ बहुत बड़ा हो गया। जैसे इसमें एक शब्द है कुशल। कुशल पहले किसे कहा जाता था कि पहले गुरुकुलों में जो शिष्य रहते थे गुरु के यज्ञ के लिए कुश लेने जाते थे, तो कुश सफलतापूर्वक बिना चोट खाए कुश लेकर आना सबके वश की बात नहीं थी। कुश निकालने के लिए, क्योंकि कुश की जो नोक होती थी वो बड़ी तीक्ष्ण बड़ी तेज होती थी, उससे उंगलियां कट जाती थी, खून निकलने लगता था, बहुत तेज धार होती थी। तो बहुत सब लोग नहीं निकाल पाते, कुछ ही शिष्य होते ऐसे होते थे जो कुछ अच्छे से सफलतापूर्वक बिना घायल हुए निकालते थे, तो उन्हें कुशल कहा जाता था कि कुश लाने वाला ये कुशल है। लेकिन अब कुशल का अर्थ हम क्या करते हैं कि कोई भी काम कोई बहुत अच्छे से करता है तो हम कहते हैं ये बड़ा कुशल है। खाना बनाने में बड़ा कुशल है, गाड़ी चलाने में बड़ा कुशल है, बोलने में बहुत कुशल है, बातें बनाने में बड़ा कुशल है। इस तरह से तो कुशल का अर्थ विस्तार हो चुका है, बहुत इसका अर्थ फैल चुका है, बहुत बड़ा हो गया। वैसे ही प्रवीण शब्द, प्रवीण शब्द पहले कहा जाता था जो वीणा बहुत अच्छे से बजाता था, पूर्ण वीणा, जो वीणा बहुत अच्छे से वीणा के स्वरों को प्रसारित करता था उसे प्रवीण कहा जाता था। लेकिन अब प्रवीण का अर्थ भी हम परफेक्शन में लेते हैं, परफेक्ट, संपूर्ण, बहुत बढ़िया जो कोई काम करता है हम कहते हैं ये प्रवीण है, ये ज्ञान में प्रवीण है, ये कला में प्रवीण है, ये उसमें प्रवीण है, उसमें प्रवीण है, बड़ा प्रवीण वक्ता है। तो इस तरह से हम प्रवीण का भी अर्थ विस्तार हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जब आप पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़ते समय मिलते हैं हमें कि जिनके बारे में रुक के अगर हम सोचें कि इनका अर्थ पहले क्या था और आज क्या हो गया, तो बहुत शब्द हमें मिलेंगे साहित्य में। उसी तरह से अर्थ संकुचन, अर्थ संकुचन यानी जो संकुचित, जिसका अर्थ छोटा हो गया, सीमित हो गया। पहले जिनका अर्थ बहुत बड़ा था और अब इनका अर्थ सीमित हो गया है। जैसे शाक, शाक शब्द है, पहले शाक का मतलब जो भी हमारी सब्जियां थी सबको शाक कहा जाता था। आजकल हम शाक के अर्थ में शाक को हम साग के रूप में प्रयोग करते हैं और उसे हम सिर्फ हरी सब्जियों के लिए प्रयोग करने लगे। साग, साग मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उन्हें हम सिर्फ साग के रूप में जानते हैं। उसी तरह से कंद, कंद कहते थे पहले जो भी ज़मीन के नीचे से जितनी सब्जियां ज़मीन के नीचे से सब्जी या फल निकाले जाते थे, गाजर है, आलू है, शकरकंद है, शलजम है, ये सब कंद कहे जाते थे। कंदमूल इन्हें कहा जाता था और इनके लिए कंद का प्रयोग होता था। लेकिन आजकल कंद शब्द के लिए हम ज़्यादातर हम सिर्फ शकरकंद के लिए कंद शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। काव्य, इसका उदाहरण पीछे भी मैंने अलंकार और रस में भी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि संस्कृत साहित्य में काव्य का अर्थ था साहित्य, यानी काव्य में गद्य, पद्य, चंपू काव्य, 3 तरह के काव्य आते थे। कहानी उपन्यास भी आते थे, सुभाषित, श्लोक, महाकाव्य भी आते थे और नाटक भी आता था, ये सब काव्य में आता था। लेकिन अब हिंदी साहित्य में इसका अर्थ संकुचित हो गया है। अब काव्य का मतलब हम सिर्फ कविता से लेते हैं। तो ऐसे शब्द कुछ होते हैं। तो ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के अतिरिक्त, हालांकि जो हमने ऊपर हेडिंग पढ़ी है रचना के आधार पर शब्द भेद, उसमें 3 ही शब्द आते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये अर्थ विस्तार और अर्थ संकुचन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा प्रासंगिक है इसके साथ, तो मैंने इसकी चर्चा की। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से रचना के आधार पर शब्द भेद आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसे और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, अभ्यास के लिए मैंने इसमें एक छोटा सा आपको पॉइंट दिया है, एक बिंदु दिया है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक या कोई कहानी, कोई साहित्य थोड़ा सा पढ़ते तो हम अक्सर सरसरी तौर पे मनोरंजन के लिए, पर उसमें पढ़ते पढ़ते अक्सर हमें कभी कभी कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। योग रूढ़ शब्द तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में हम उन्हें थोड़ा सा पहचान सकते हैं, अपनी जो शब्दों का ज्ञान अपना है हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा जब आप कुछ पढ़ते हैं
तो रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की एक सूची बना सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, जिससे हमारा ये ज्ञान, हमारी ये जो जानकारियाँ हैं इसके बारे में बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। तो इसी के साथ व्याकरण का यह एक और पाठ की रचना के आधार पर शब्द भेद यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, अगले फिर किसी वीडियो में हम मिलेंगे।